मैं आप सब दुर्गापुर के प्रेस के मीडिया को मैं स्वागत करूंगा और हम इस पवित्र पंचमुखी हनुमान बालाजी के मंदिर पे इस समय मौजूद हैं। मैं आप सबका स्वागत करता हूं और दार्जिलिंग बहुत ही सुंदर है और मैं आप सबको निमंत्रण करता हूं कि आइए दार्जिलिंग घूमिए। आप प्रश्न तो पूछते हैं लेकिन मुझे पता है आपको भी उतनी जो वहाँ पे राजनीति हो रही है उसके बारे में जानकारी नहीं है। दो चार नाम आपने सुने, दो चार चीज़ें आपने देखी, उस हिसाब से आप प्रश्न पूछ रहे हो। फिर भी मैं आपको उत्तर अपने हिसाब से मैं देना चाहूँगा, क्योंकि मैं दार्जिलिंग का सांसद हूँ। मेरा फर्ज बनता है कि दार्जिलिंग की वास्तविक स्थिति मैं आपके सामने रखूँ। दार्जिलिंग में पिछले 20 साल से पंचायत के चुनाव नहीं हुए और दार्जिलिंग में पहली बार जो है इतिहास में म्यूनसिपैलिटी का चुनाव हो करके एक म्यूनसिपैलिटी का बोर्ड बना था और 6 महीने बाद उसको भी ममता दीदी ने बर्खास्त कर दिया और ममता दीदी ने अपने ही जानने वाले, अपने अलायंस पार्टी, अपने चहेतों को वहाँ पे दिखाया। एक बात का ये प्रमाण है कि ममता दीदी कभी भी दार्जिलिंग में डेमोक्रेसी नहीं चाहती। ममता दीदी टीएमसी कभी भी दार्जिलिंग तराई, डुवर्स, गोरखा, आदिवासी और राजवंशी का हित नहीं चाहती और ममता दीदी हमेशा जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री होते हुए भी जो नॉर्थ बंगाल का हिस्सा है, नॉर्थ बंगाल की 3 करोड़ जनताओं का अपमान करती है। कल भी मैंने सुना ममता दीदी ने एक सभा में कहा कि नॉर्थ बंगाल अलग होगा तो तुम क्या खाओगे। इसका अर्थ ये होता है कि ममता दीदी सोचती है कि हम लोग भिखारी हैं, हम लोग अनाथ हैं, हमारा कोई स्वाभिमान नहीं है, हमारा कोई मान सम्मान नहीं है। ये जो अपमान वाले शब्द बार बार मुख्यमंत्री नॉर्थ बंगाल को लेकर के प्रयोग करती, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नॉर्थ बंगाल की जनता की ओर से इसकी बहुत कड़ाई से निंदा करता हूं और मैं इतना कहता हूं कि नॉर्थ बंगाल की जनता का स्वाभिमान जिंदा है और नॉर्थ बंगाल अपने आप में सक्षम है। पश्चिम बंगाल का 20% से ज़्यादा जो रेवेन्यू कलेक्शन होता है वो नॉर्थ बंगाल से आता है। दीदी का तो हमेशा डिवाइड एंड रूल, मारो और राज करो, तोड़ो और राज करो, भ्रष्टाचार करो और राज करो, लोगों को कंगाल करो और राज करो, लोगों को जो है दुखी करो और राज करो। ये तो उनका स्वभाव है। ये स्वभाव पहले सीपीएम का था, अभी टीएमसी का। आप देखिए, ये विषय में पश्चिम बंगाल की जनता ने सोचना चाहिए। आज पश्चिम बंगाल 6 लाख करोड़ का कर्जा है। आज़ादी के समय आपको पता है भारत का जीडीपी का 30% कंट्रीब्यूशन पश्चिम बंगाल का होता था, आज सिर्फ 3% रह गया है। दुनिया भर से एफडीआई, बाहर से पैसा इन्वेस्टमेंट हिंदुस्तान में आता है, लेकिन 1% भी पश्चिम बंगाल में नहीं आता। कारखाने बंद है, युवा यहाँ से रोजगार के लिए बाहर जाने को मजबूर है और भ्रष्टाचार और करप्शन कितना है आप सब से कुछ छुपा नहीं है। कुल मिला के ममता दीदी के पास कोई विजन नहीं है और ममता दीदी की मंत्री और उनके संतरियों में इतने चोर भरे पड़े हुए हैं, कोई भी अच्छा काम पश्चिम बंगाल में नहीं हो सकता और जितना जल्दी ये सरकार जाएगी पश्चिम बंगाल का उतना भला होगा। कुंतल घोष गिरफ्तार, जानकारी नहीं है और मैं कोई स्पेकुलेशन पे किसी तरह का बयान नहीं देना चाहूंगा। एक विषय आपने जरूर कहा था विमल गुरुंग के बारे में। एकदम विमल गुरुंग पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, अभी इस समय वो ममता दीदी टीएमसी के साथ हैं, जितना अभी तक की जानकारी मेरे पास है। लेकिन मैं इतना कहता हूं कि देखिए, गोरखाओं के साथ बहुत अन्याय हुआ है और गोरखा के जो नेता थे उन्होंने अपनी जनता के लिए बहुत चेष्टा की, लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा उनको जो है पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से बहुत पीड़ा मिली है और भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है कि उस क्षेत्र को लेकर के हम स्थायी राजनीतिक समाधान करेंगे और वो भारत के संविधान के अंतर्गत होगा। मुझे लगता है वो दिन दार्जिलिंग तराई डुवर्स के लिए एक सुखद दिन वो आएगा। विमल गुरुंग आएगा आपका बीजेपी में? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो है जरूरत ये है कि जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे और है। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अभी दुर्गापुर के आलू वाले जी पहले दार्जिलिंग के सांसद होते थे, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। पहले जो है विमल गुरुंग जी भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, ठीक 21 के चुनाव में वो टीएमसी के साथ गए, लेकिन उसके बावजूद भी दार्जिलिंग के 5 में 5 सीट पे भारतीय जनता पार्टी जीती है और हमारे साथ जो अलायंस पार्टी हैं, छोटे छोटे दल भी हैं, वो सब हमारे पास जुड़े हुए हैं। जो विमल गुरुंग जी को तय करना है
कि जनता की भविष्य के लिए उनको किनके साथ रहना है, ये उनको